welcome to my YouTube channel, and today we will gonna start with lecture number 6 of breathing and exchange of gases chapter. Previous lecture में हमने देखा था कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लंग्स के ऊपर दो कवरिंग प्रेजेंट होती है। लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, राइट लंग के अंदर दो फिशर प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर एक फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइट लंग के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास लंग्स थे उसकी कवरिंग कौन कौन सी थी? जो इनर कवरिंग थी जो लंग्स के साथ अटैच थी वो थी हमारे पास विसरल प्लूरा। कौन सी थी? विसरल प्लूरा। जो हमारे पास आउटर कवरिंग थी जो कि थोरेसिक केस से अटैच होती है वो थी हमारे पास पैराइटल प्लूरा। कौन सी थी? पैराइटल प्लूरा, ठीक है। दोनों ही लेयर के बीच में प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है और उस प्लूरल कैविटी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। उस प्लूरल कैविटी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड जो क्या काम करता है? दोनों लेयर को साथ में रखता है सरफेस टेंशन को क्रिएट करके, ठीक है। दोनों लेयर को साथ में रखता है सरफेस टेंशन को क्रिएट करके। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था और आज वाले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं ब्रीदिंग को, ठीक है। आज वाले लेक्चर में हम क्या शुरू करने वाले हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना? थोड़ा सा ही वॉल्यूम है ना। इसका वॉल्यूम कैसा है? थोड़ा सा वॉल्यूम है। इसके अंदर जब मैं बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डाल दूंगी तो क्या करेंगे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स? बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे वो, क्योंकि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कम है और वो इतने से वॉल्यूम में क्या करेंगे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स? बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो इस कंटेनर में हमारे पास प्रेजेंट थे वो मैं इस रूम में छोड़ दूं, ठीक है, इस रूम के अंदर रिलीज कर दूं मैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, क्या प्रेशर क्रिएट करेंगे वो? बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा उनका प्रेशर, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी और प्रेशर जो हो गया हमारे पास कम हो गया, ठीक है। इसको हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर जब भी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगी, ठीक है, जैसे ये कंटेनर। और जब हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे कि ये रूम, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। जो हमारे पास ब्रीदिंग है ना उसके अंदर 2 इवेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास ब्रीदिंग है उसके अंदर 2 इवेंट्स होते हैं, एक तो इंस्पायरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं? 2 चीजें करने वाले हैं, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है और एक फोर्स्ड ब्रीदिंग, ठीक है। दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल के अंदर हाँ हम अभी सांस ले रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक होती है हमारे पास फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये हमारे पास है फोर्स्ड ब्रीदिंग, ठीक है। तो दोनों ही चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसके अंदर सबसे पहले हम करने वाले हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? हम लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर पता है क्या? इंस्पायरेशन के अंदर 2 मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, 2 मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है। जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एटीपी की जरूरत पड़ती है और जब एटीपी की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो क्या होगा? तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये एक्टिव प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ? एक्टिव प्रोसेस हुआ, ठीक है। टेकिंग इन एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मसल्स। 2 मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 2 मसल्स का। कॉन्ट्रैक्शन नीड एटीपी। अब एटीपी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एटीपी तो चाहिए, है ना। एटीपी तो चाहिए क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है।
और दो मसल कौन कौन सी है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक तो है डायफ्राम और एक हमारे पास है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो सबसे पहले हम डायफ्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है, डायफ्राम की बात कर लेते हैं। जो हमारी इंस्पायरेशन है ना वो 75% किसकी वजह से होती है, डायफ्राम की वजह से होती है, ठीक है। मेजर रोल प्ले करता है इंस्पायरेशन में डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो डायफ्राम होता है ना वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्केलेटल मसल्स का मिलके बना होता है, ठीक है, जो कि स्केलेटल मसल से मिलके बना होता है। जो डायफ्राम होता है दो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो दो कैविटीज के बीच में प्रेजेंट होता है और उसका काम भी क्या होता है, दो कैविटीज को सेपरेट रखना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी एंड अब्डोमिनल कैविटी। दोनों कैविटी के बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। दोनों कैविटी के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो थोरैसिक कैविटी है उसके अंदर क्या आएगा, लंग्स आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। और जो हमारे पास अब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या आएगा, लंग्स सॉरी लीवर आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, पैंक्रियास आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये हमारे पास डायफ्राम होता है ये थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंस्पायरेशन में, ठीक है, 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंस्पायरेशन में। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 25% जो है अपना रोल प्ले करती है इंस्पायरेशन में, इतना ही कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ और सिर्फ 25% ये कंट्रीब्यूट करती है। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो है क्या, मैं कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या है, ठीक है। जो हमारे पास स्टर्नम है, हमने पढ़ा था स्टर्नम के बारे में, हम थोरैसिक केज के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। हमने देखा था कि जो थोरैसिक केज है वो आगे से स्टर्नम प्लस रिब्स का मिलके बना होता है, बीच में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, रिब्स आगे आगे उससे कनेक्ट होती है, पीछे वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है और डोर्सल साइड पे रिब्स उसके साथ अटैच्ड होती है, ये सब हमने देखा था, ठीक है। तो जो हमारे पास आगे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, दो रिब्स निकल रही हैं, ठीक है, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जो हमारी रिब्स प्रेजेंट होती है उनके बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये सिर्फ और सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, एसोसिएटेड विद रिब्स, ठीक है। दो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इंस्पायरेशन के अंदर, एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक्टिव प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस है तो हमें एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, ठीक है। दो मसल्स कौन कौन सी है, वो जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है, कौन कौन सी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जो एक है डायफ्राम, एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। डायफ्राम जो है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है और जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और जो हमारे पास डायफ्राम है वो 75% कंट्रीब्यूट करता है, जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो 25% कंट्रीब्यूट करती है इंस्पायरेशन के अंदर। हमने देखा इंस्पायरेशन के अंदर दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं इंस्पायरेशन का कि कैसे दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंस्पायरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायफ्राम की, ठीक है, डायफ्राम की बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, जो हमारे पास लंग्स होते हैं ना, लंग्स हमने देखा था कि वो थोरैसिक केज के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो डायफ्राम है वो भी थोरैसिक केज का पार्ट है, ठीक है। तो जो हमारे पास लंग की आउटर कवरिंग होती है ना, पैराइटल प्लूरा, वो डायफ्राम के साथ भी अटैच्ड होती है। तो जब डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट शेप में कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो मूव डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है, तो क्या करता है वो पुल कर लेता है अपने साथ पैराइटल प्लूरा को,
ठीक है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट शेप में आ जाता है तो वो पुल कर लेता है अपने साथ किसको, पैराइटल प्लूरा को, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, लंग्स की, ठीक है। जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा है वो विसरल प्लूरा को अपने साथ पुल कर लेगी, और जो हमारे पास विसरल प्लूरा है वो लंग्स के कांटेक्ट में होता है, वो लंग्स को पुल कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो हमारा थोरैसिक केज होता है, थोरैसिक कैविटी होती है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हो गई, और जो लंग्स है वो भी स्ट्रेच हो गए, उसकी भी वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, और जो जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो प्रेशर था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। देखो, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, ठीक है। डायफ्राम जो है वो पुल करता है पैराइटल प्लूरा को, और जो पैराइटल प्लूरा है वो विसरल प्लूरा को, और जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स के कांटेक्ट में है, और जो लंग्स है वो फिर पुल किए जाते हैं विसरल प्लूरा के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास थोरैसिक कैविटी है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, ये डायफ्राम है जो कि 1 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर जाएगा, हमारे पास ये पैराइटल प्लूरा है जो कि डायफ्राम के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है, ये विसरल प्लूरा है जो कि लंग्स के साथ अटैच्ड होती है। जैसे ही ये मूव डाउनवर्ड करेगा और फ्लैट शेप में आएगा तो क्या होगा, जो थोरैसिक कैविटी थी वो इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा थी वो स्ट्रेच हो जाएगी क्योंकि डायफ्राम उसको पुल कर लेगा, जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा था वो विसरल प्लूरा को स्ट्रेच कर देगा, और जो हमारे पास विसरल प्लूरा थी वो लंग्स को स्ट्रेच कर देगी, और इसके कारण क्या होगा, जो हमारे पास लंग्स की वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो इसके अंदर जो गैस का प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है, जो हमारे पास प्रेशर था वो कम हो गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। देखो, डायफ्राम गोज डाउन एंड बिकम फ्लैट, volume of thoracic cavity increase, intrapulmonary volume increase, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम जो थी वो इंक्रीज होगी, प्रेशर जो है हमारे पास डिक्रीज हो गया। हमने डायफ्राम के बारे में देख लिया कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, इंस्पायरेशन में वो क्या रोल है उसका, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सेकंड मसल है हमारे पास, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपना 25% कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसके अंदर जो रिब्स और स्टर्नम होता है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। जब वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, इस पोजीशन से लेके यहाँ तक आ रहे हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करके, तो जो थोरैसिक कैविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जब जो थोरैसिक कैविटी है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब ये ऐसे अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं तो ये अपने साथ किसको पुल करते हैं, स्टर्नम और रिब अपने साथ किसको पुल करते हैं, लंग की आउटर लेयर को, पैराइटल प्लूरा को, किसको पुल करते हैं, लंग्स की आउटर लेयर को, पैराइटल प्लूरा को, ठीक है। जब ये पैराइटल प्लूरा को अपने साथ पुल करते हैं तो ये इंटर्न किसको पुल करती है, विसरल प्लूरा को, किसको पुल करती है, विसरल प्लूरा को। और विसरल प्लूरल हमने देखा था, जो हमारे पास विसरल प्लूरा है वो लंग्स के साथ कांटेक्ट में होती है, लंग्स के साथ कांटेक्ट में होती है, तो जब लंग्स के साथ कांटेक्ट में है और पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा को पुल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लंग्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और जब लंग्स स्ट्रेच हो गए तो हमारी जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारी जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसके अंदर जो गैसियस का प्रेशर था ऑब्वियस सी बात है वो तो डिक्रीज ही हो जाएगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा वो प्रेशर, ठीक है। It pulls sternum and rib upward and outward. As a result, volume of thoracic cavity increase. ठीक है? Ribs and sternum, as they move upward and outward, they pull parietal pleura and in turn
पुल विस्रल प्लूरा, ठीक है। विस्रल प्लूरा पुल्स द लंग, सो लंग गेट स्ट्रेच, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास लंग है और इसके अंदर वॉल्यूम है हमारे पास V1, ठीक है, वॉल्यूम है V1। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास 760 mmHg, कितना प्रेशर है 760 mmHg, ठीक है। लंग्स के अंदर भी प्रेशर है हमारे पास 760 mmHg। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है, वो तो रहेगा सेम। जो हमारे पास लंग्स का प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 758 mmHg, कम हो जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, 758 mmHg हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बाहर हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 mmHg और अंदर प्रेशर कितना है 758 mmHg, है ना। अंदर प्रेशर कितना है 758 mmHg जो कि कम है और बाहर कितना है 760 mmHg जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में आएगी, जिसके कारण क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी, ठीक है। लंग्स के अंदर कम है प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में ही आएगी एयर, तो है ना, जिसके कारण क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन कब तक होगा, ऐसे क्या एयर आती हो जाएगी, नहीं आती ही नहीं जाएगी वो एयर, ठीक है। जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा ना, बाहर भी 760 mmHg, अंदर भी 760 mmHg, तब जो इंस्पिरेशन है हमारे पास वो स्टॉप हो जाएगी, बाहर भी 760 mmHg हो जाएगा, अंदर भी 760 mmHg हो जाएगा, तब स्टॉप हो जाएगी इंस्पिरेशन हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास वॉल्यूम 2 है वो वॉल्यूम 1 से ज्यादा है, वॉल्यूम 2 हमारे पास ज्यादा है, वॉल्यूम 1 हमारे पास कम है, क्योंकि वॉल्यूम 1 में प्रेशर ज्यादा है और वॉल्यूम 2 में प्रेशर कम है हमारे पास, ठीक है। जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तब क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और जो हमारे पास प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 760 mmHg, वो कितने पे आ जाएगा, लंग्स के अंदर 758 mmHg पे आ गया, तो कम हो गया ना प्रेशर, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। और गैस कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ड्यू टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है हमारे पास डिक्रीज होगा और गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। यहाँ पे हमारा इंस्पिरेशन खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपायरेशन करेंगे। अगर आज वाला लेक्चर अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।